नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। चीन की कमर सिर्फ एलएसी पर ही टूटी हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलएसी से ज्यादा चोट तो भारत ने उसे आर्थिक मोर्चे पर दे दी है। यह चोट इतनी बड़ी है जिसने चीन को हिलाकर रख दिया है। हालत यह है कि भारत ने चीन की जिस प्रकार आर्थिक कमर तोड़ी है उससे चीनी उद्योगपति घुटनों पर आ गए हैं। यह दावा केवल हम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत द्वारा चीन पर किए गए एक्शन का एक एक सबूत सामने रखा है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी बताया कि भारत चीन के तनाव में उसकी किस कंपनी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ टिकटॉक और हेलो के भारत में बैन होने से चीनी कंपनी बाइटडांस को लगभग 45,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। यह नुकसान इतना बड़ा है जिसने चीन के उद्योग जगत को हिलाकर रख दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टिकटॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइटडांस ने पिछले साल $3 अरब यानी 22,500 करोड़ रुपए का फायदा कमाया था। कंपनी ने 2018 में $7 अरब 40 करोड़ की कमाई की थी जो 2019 में बढ़कर $17 अरब हो गई। इस कमाई में बाइटडांस के हेलो समेत अन्य ऐप भी शामिल थे। आज टिकटॉक की हालत गधे के सिर से सींग वाली हो चुकी है। भारत से टिकटॉक का विस्तार गोल होते ही अब टिकटॉक का नाम लेने वाला भी बाकी नहीं बचा है। एक वक्त शिखर पर आया वीडियो ऐप अब एक इतिहास बनने की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही असर चीन के ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी का होने लगा है। इस हफ्ते भारत ने इस ऐप को देश में बैन किया है। जानकर हैरानी होगी कि मात्र 2 दिन के भीतर ही इसकी कंपनी टेंसेंट को 2 करोड़ 49 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। टेंसेंट के इतिहास में यह उसके मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले जब अमेरिका ने चीन के वीचैट सोशल ऐप को बैन किया था तब भी टेंसेंट को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। यानी लद्दाख में भारत से उलझे चीन को न केवल सामरिक पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी करारी मार पड़ी है। चीन के खिलाफ की गई डिजिटल स्ट्राइक में 224 के करीब चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। इनमें 200 चाइनीज ऐप्स भारत में काफी लोकप्रिय हो चुके थे। भारत में बैन हो चुके पबजी और टिकटॉक को चीन के अधिनायकवादी साम्राज्य की पहचान माना जाता है। टिकटॉक के सबसे ज्यादा यूजर भारत में थे। पबजी के 5 करोड़ से ज्यादा यूजर भी भारत में ही बने थे। टिकटॉक की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि आज इस ऐप की अमेरिका में बोली लग रही है। जून में भारत ने चीन के 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। तब ग्लोबल टाइम्स का दावा था कि इससे चीनी कंपनियों को 45,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। अब 224 ऐप बंद होने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन को एलएसी की हरकत कितनी महंगी पड़ रही है। जहां तक पबजी की बात है तो यह गेम गूगल प्ले स्टोर पर टॉप 5 फाइव में शुमार हो चुका था। पबजी दुनिया का सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला मोबाइल गेम बन गया था। उसे 22 करोड़ 60 लाख डॉलर यानी करीब 1700 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। अब भारत में बैन होते ही पबजी रब्जी जप रहा है। मतलब यह गेम भी अब अतीत की बात होने वाली है। भारत द्वारा अब तक बैन किए गए 224 चीनी ऐप से चीन को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने की संभावना है। यह नुकसान इतना बड़ा है कि जो चीनी मोबाइल ऐप उद्योग को अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाशिए पर कर देगा। मजे की बात यह है कि जिन चाइनीज ऐप की भारत में दीवानगी थी अब उनकी जगह भारतीय मोबाइल ऐप इंडस्ट्री लेती जा रही है। भारतीय मोबाइल ऐप डेवलपर के कारोबार में पिछले 3 महीने में 44% का जबरदस्त उछाल आया है। साथ ही भारतीय ऐप भी देश के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाने में लगे हैं। यानी आत्मनिर्भर भारत का श्री गणेश डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही हो रहा है। यूं भी भारत सॉफ्टवेयर डेवलपर उद्योग में अपना बड़ा कद रखता है। इसलिए भारतीय इंजीनियर के लिए चाइनीज ऐप का विकल्प कोई बड़ी चुनौती नहीं है। जहां तक मोबाइल ऐप इंडस्ट्री में निवेश की बात है तो भारत के पास निवेशकों की कोई कमी नहीं है। इसके लिए भारत चीन पर निर्भर भी नहीं है। किसी भी काम में शुरुआत में मुश्किलें जरूर आती है मगर हौसले बुलंद हो तो फिर यही मुश्किलें अवसर में बदल जाती है। पर सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात को लेकर है कि जो चीन भारत की जड़ें कमजोर करने पर उतारू था भारत के लोग उसी के खजाने को भरते जा रहे थे। जिन मोबाइल ऐप को चीन ने मनोरंजन के तौर पर भारत को लत डाली उसकी आड़ में चीन ने अपनी जीडीपी में 0.5% का ग्रोथ किया है। कमाल की बात यह रही कि आम आदमी को इसका गणित कभी मालूम नहीं हुआ। पबजी और टिकटॉक जैसे मोबाइल ऐप तो किसी नशे की तरह बन चुके थे। वैसे भी अगर कोई भी मोबाइल ऐप भारत में लोकप्रिय हो जाता है तो दुनिया में उसकी डिमांड बढ़ने में अधिक वक्त नहीं लगता है। यही वजह है कि चीनी मोबाइल ऐप कंपनी अपने ऐप के लिए भारत में अंधाधुंध पैसा बहाती थी। बड़े बड़े और महंगे विज्ञापनों से उन्हें देश के आम आदमी तक पहुंचा दिया जाता था। यानी किसी भी ऐप की सफलता भारत के लोगों पर ही निर्भर करती है। चीन ने यही चाल चली और चीनी मोबाइल ऐप विश्व में चीन के अधिनायकवादी साम्राज्य की पहचान बन गए। मगर अब चीन का यही साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है।
दुनिया भर के मोबाइल ऐप बाजार पर चीन का कब्जा रहा है। यह अब धीरे धीरे दुनिया से सिमट रहा है, मगर भारत की मोबाइल मार्केट पर अभी भी चीन का कब्जा बरकरार है। इसे कब्जा कहना इसलिए भी सही होगा क्योंकि सिर्फ 4 कंपनियों के पास ही भारत के कुल मोबाइल मार्केट की 65 से 70% हिस्सेदारी है। इनमें चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी स्वामी भारत में पहले नंबर पर है। उसने भारत के 1/3 बाजार पर कब्जा किया हुआ है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में कंपनी का कुल 30% बाजार पर कब्जा हो चुका था, जो 2020-21 की पहली तिमाही में मामूली घटकर 29% हो गया। चीनी ऐप पर तो बैन लग रहे हैं, लेकिन चीनी मोबाइल कंपनियां यहां पर खूब पैसा कमा रही है। वीवो जैसी कंपनी 17% मार्केट पर कब्जा कर चुकी है, जबकि ओप्पो ने 11 से 12% बाजार पर कब्जा किया हुआ है। चीन की कंपनी ओप्पो भारत में टॉप 5 मोबाइल निर्माता कंपनियों में से एक है। रियलमी भारत में 5वें नंबर की मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, जिसके पास भारत की 10% मार्केट पर कब्जा है। 2019-20 की आखिरी तिमाही में रियलमी का कुल 14% बाजार पर कब्जा था, जो 2020-21 की पहली तिमाही में घटकर 9% पर पहुंच गया है। इसका मतलब यही है कि सरकार चीनी मोबाइल ऐप पर एक्शन कर रही है, तो इन मोबाइल निर्माता चीनी कंपनियों का बाजार भी घटा है, पर यह उस अनुपात में नहीं गिरा जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। यानी भारत का एक वर्ग अभी भी चीनी प्रोडक्ट के मोहपास से बाहर नहीं निकल रहा है। इसकी वजह यही है कि भारत के लोगों को इनका विकल्प नहीं मिल पा रहा है। वैसे सैमसंग, होनर, एप्पल जैसी कंपनियां बाजार में मौजूद है, मगर चीनी प्रोडक्ट के सस्ते होने के चलते उन्हें मोबाइल बाजार में तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत की जनता ने भी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर डाल दी है। वैसे भारत की सरकारों ने ही चीनी उद्योगपतियों को भारत में स्थापित किया है, इसलिए उन्हें चलता करने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही ज्यादा बनती है। सिवाय सरकार के, आम आदमी को तो आज भी नहीं पता है कि देश में कितने प्रोडक्ट चाइनीज हैं और कितने मेड इन इंडिया है। भारत का मध्यम वर्गीय परिवार जो भी सस्ता और बढ़िया उत्पाद देखता है, जरूरत के मुताबिक उसे खरीद लेता है। उसके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वह उसके निर्माता और निर्माण स्थल के लेबल की जांच कर सके। आज अगर कुछ लोग ऐसे लेबल पढ़ने लगे हैं, तो इसे कम से कम चाइना के लिए जरूर खतरे की घंटी माना जा सकता है, क्योंकि चीनी मोबाइल कंपनियों के बाजार में आई मामूली गिरावट उसके लिए बहुत बड़ा सदमा हो गया है। यह सदमा पैरालिसिस में उस वक्त बदल सकता है अगर अगली तिमाही में यह गिरावट बदस्तूर जारी रही। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।